कॉजेज़ देखते हैं कि पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या रहे थे जिसकी वजह से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। तो पहली चीज़ तो ये कि कंपनीज़ की जो भी ग्रीडी पॉलिसीज़ होती थी, यानी ये जो भी प्लेजेस करते थे, प्रोमिसेस करते थे, ये उनको तोड़ देते थे। तो इसकी वजह से जो इनकी पॉलिटिकल प्रेस्टीज थी वो इंडिया के अंदर ख़त्म हो चुकी थी। अब कोई भी इन पे भरोसा नहीं करता था। दूसरी चीज़ ये कि ये कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए थे, जैसे इफ़ेक्टिव कंट्रोल की पॉलिसी हो गई, सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी, दैन डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। इसके बाद जो इन्होंने हिंदू प्रिंस थे उनके जो बच्चों का सक्सेशन का राइट था वो भी इन्होंने डिनाई कर दिया था। दैन ये प्रिंस फ़खरुद्दीन थे, इनकी जब डेथ हो जाती है 1856 में, इनके बाद इनके बेटे को थ्रोन पे सक्सेशन के लिए लॉर्ड जो डलहौजी थे वो एक कंडीशन रखते हैं। मतलब लॉर्ड डलहौजी ने बोल दिया कि चलो आपका बेटा जो है वो प्रिंस बन जाएगा, ठीक है, इनको अलाउ कर दिया था। लेकिन जो लॉर्ड कैनिंग थे इन्होंने क्या बोला, दैट द नेक्स्ट प्रिंस ऑन द सक्सेशन वुड हैव टू रिनाउंस द लीगल राइट एंड द एंसेस्ट्रल मुगल पैलेसेस इन एडिशन टू द रिनाउंसिएशन अग्रीड अपॉन बाय द प्रिंस फखरुद्दीन। ठीक है, इन्होंने क्या बोल दिया कि इनके बेटे के बाद जो नेक्स्ट आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी लीगल राइट है उसको रिनाउंस करना पड़ेगा, जो भी मुगल पैलेसेस है उनको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहा गया। तो आप देख रहे हो कि जो भी हिंदू रूलर्स थे और जो भी मुस्लिम रूलर्स थे उनको बोला कि अब आपके बच्चे जो आएंगे वो थ्रोन पे नहीं बैठ सकते। ठीक है, वो मतलब गद्दी पे नहीं बैठेंगे, और उनको हटा दिया गया। देन कोलैप्स ऑफ रूलर्स। The erstwhile aristocracy also adversely affected for those sections of the Indian society which derived their sustenance from culture and religious pursuits. तो अब बता रहे हैं, देखो आपके जो रूलर्स थे वो एक एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, तो वो तो ख़त्म हो गई थी अब, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था आपके आप गद्दी पे नहीं बैठ सकते ना, आपके बाद आपका बेटा, मतलब जो आपका बेटा आएगा वो गद्दी पे नहीं बैठेगा। तो एरिस्टोक्रेसी क्लास तो हो गई ख़त्म। लेकिन ऐसे लोग जो इंडियन सोसाइटी जो इन एरिस्टोक्रेसी क्लास पे डिपेंड करते थे, जैसे आर्टिशियन वर्ग हो गया, देखिए आर्टिशियन क्लास हो गई, वो भी साथ के साथ उनका भी काफ़ी ज़्यादा बोल सकते इकोनॉमिकली काफ़ी वो वीक हो गए थे। ठीक है, जो इन पे सस्टेन करते थे। देन आप देखोगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ क्या थे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ में सबसे पहला जो हम देखते हैं वो है रैम्पेंट करप्शन। ठीक है, कि करप्शन बहुत ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि ये एक आपकी प्राइवेट कंपनी थी, तो आपको पता है प्राइवेट कंपनी में करप्शन होता ही है। तो कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली अमंग द पुलिस, पैटी ऑफिशियल्स एंड लोअर लो कोर्ट्स। अब देखो हमें क्या होता है कि कोई भी हमें दिक्कत होती है तो हम बोलते हैं कि कोर्ट में जाएंगे हम। ठीक है, किसी से भी लड़ाई होगी तो हम क्या बोलते हैं कि चलो कोर्ट में मिलेंगे। तो यहाँ पे जो इंडिया के लोग थे, अगर इनको इन ब्रिटिश ऑफिशियल्स से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो ये कोर्ट जाते थे, लेकिन कोर्ट में इनकी बातों को सुना ही नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि कोर्ट में बैठने वाला भी तो ब्रिटिशर ही था, तो वो ब्रिटिश भाई भाई तो वो उन पर क्यों काम करेंगे कुछ ऐसा। ठीक है, तो उन्होंने भी इनकी कुछ हेल्प नहीं की, तो वो उस वजह से भी एक डिस्कंटेंट फैला था। देन indeed it is the view of many historians that the rampant corruption we see now in India is a legacy of the company rule। मतलब क्या हो गया, सॉरी। तो जो करप्शन देखते हैं हम इंडिया के अंदर, वो भी क्या माना जाता है कि एक लीगेसी है, जो कंपनी रूल की लीगेसी मानी जाती है कि इनकी वजह से करप्शन यहाँ पे हमें, इनके देन है करप्शन, आप बोल सकते हो। Also, the character of the British rule imparted a foreign and alien look to it in the eyes of Indians, a kind of abstain sovereignty। तो अब देखते हैं कि सोशल रिलीजियस कॉजेज़ क्या थे, कि सोशल रिलीजियस कॉजेज़ की वजह से भी रिवोल्ट काफ़ी फैला था आपका। अब देखते हैं रेशियल ओवरटोन एंड अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टराइज द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द नेटिव इंडियन पॉपुलेशन। क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी ब्रिटिश थे वो अपने आप को एक सुपीरियर क्लास मानते थे, और इस वजह से उनका जो एटीट्यूड था नेटिव इंडियन पॉपुलेशन के साथ वो काफ़ी अच्छा नहीं था। ठीक है, उन्हें लगता था कि हम जो है ये सुपीरियर क्लास है और ये इन्फीरियर क्लास में आते हैं, और हम इनको अच्छा करने के लिए इंडिया में आए हैं। ठीक है, ताकि हम उनको क्या है डेवलप कर सकें, इसलिए हम इंडिया में आए हैं। देन फिर बोल रहे हैं कि द एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज वुड फॉलो द ब्रिटिश फ्लैग इन इंडिया वर लुक्ड अपॉन विद द सस्पिशियस विद सस्पिशन इन बाय इंडियन। जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज आते थे वो एज अ ब्रिटिश फ्लैग का सिंबल माना जाता था, और क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करते थे, यहाँ पे आके यहाँ के लोगों को कन्वर्ट किया करते थे, और यहाँ की जो पास्ट है, यहाँ के जो हिंदू माइथोलॉजीज है, उन सब चीज़ों को बुरा बताया करते थे। ठीक है, तो हमारी हिस्ट्री को बुरा बताते थे ताकि और लोगों को कन्वर्ट करते थे क्रिश्चियनिटी में।
तो इस वजह से भी लोग अगेंस्ट हो गए थे ब्रिटिशर्स के। देन अटेम्प्ट एट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, जो भी रिफॉर्म्स किए गए थे, लाइक आपका अबॉलिशन ऑफ सती, देन विडो रीमैरिज, वुमेंस एजुकेशन, इन सब को क्या मानते थे ये इंडियंस कि ये हमारे सोशो रिलीजियस कल्चर में इंटरफेयर कर रहे हैं, राइट। तो ये भी एक रीज़न रहा था जिसकी वजह से लोग इनके इतना अगेंस्ट हो गए थे। देन फियर्स वर कंपाउंडेड बाय द गवर्नमेंट्स डिसीजन ऑन टैक्स मोसैक एंड टेम्पल लैंड्स, जो भी आपकी मस्जिद होती थी और जो भी मंदिर्स होती थी उन सब पे फिर इन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। मेकिंग लॉज सच एज रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856 ना। ये रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856 बेसिकली क्या कहता है, इसने मॉडिफाइड किया था हिंदू कस्टम को। फॉर इंस्टेंस डिक्लेयरिंग दैट द चेंज ऑफ रिलीजन डिड नॉट डिबार अ सन फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हिज हीटन फादर। मीन्स कि अगर कोई इंसान है, ठीक है, उसने अपना धर्म चेंज कर लिया, तो जो उसके फादर की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे जो उसका राइट है उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। लाइक आप जस्ट मान लो कि कोई इंसान है, ठीक है, वो पहले हिंदू था एंड देन वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया, जो उसके हिंदू फादर की जो प्रॉपर्टी है, तो अब भी क्या है, उसके पास उतना ही राइट है उस प्रॉपर्टी पे जितना उसके पास पहले था जब वो हिंदू था, ठीक। तो ये बोलते हैं आपका रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स, ठीक है। अब आउटसाइड ऐसे इवेंट्स हो रहे थे जिसने इन्फ्लुएंस किया था यहाँ पे रिवोल्ट को बढ़ाने में और रिवोल्ट को स्टार्ट करने में। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 कोइंसाइड विद सर्टेन आउटसाइड इवेंट्स इन विच द ब्रिटिश सफर्ड सीरियस लॉसेस। ऐसे इवेंट जिसमें ब्रिटिशर्स को की क्या हो रही थी, लॉस, मतलब ब्रिटिशर्स को हार हो रही थी, उनको हारना पड़ रहा था, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा था कि ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल नहीं हैं जितना हम उनको समझ रहे हैं, और जो एक साइकोलॉजी थी कि ब्रिटिशर्स क्या है भैया बहुत ज़्यादा पावरफुल है और एक सुपीरियर क्लास है, वो ख़त्म हो गई, ठीक है। इसकी वजह से लाइक आपका जो फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था 1838 टू 42 वाले रीजन में, तो ये क्या था, इसमें ब्रिटिशर्स बुरी तरीके से हारते। देन आपका पंजाब वॉर 1845 टू 49 वाले टाइम पीरियड में, देन क्रीमियन वॉर हुआ था 1854 टू 56। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स रहे थे जिसकी वजह से अब इंडियंस को लग रहा था कि वो लोग हरा सकते हैं तो हम भी हरा सकते हैं, लाइक, राइट। तो ये कोई सुपीरियर क्लास नहीं है जिसको हराया नहीं जा सकता, या फिर इतने पावरफुल नहीं है जिनको हरा नहीं सकते। तो एक जो ये आप बोल सकते हैं एक जो मिथ था ये ख़त्म हो गया। देन फिर आते हैं डिसकंटेंट अमंग सिपाहीज। अब ऐसी क्या कंडीशन थी कि सिपाही के बीच में डिसकंटेंट स्टार्ट हो रहा था, तो ज़रा इसको देखते हैं। देन डिसकंटेंट अमंग सिपाहीज, क्या रीजन्स रहे थे कि जो सिपाहीज थे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। तो पहली चीज़ ये है कि आपका एक जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट आया था जिसको लॉर्ड कैनिंग्स की गवर्नमेंट लेके आई थी इन 1856। अब ये जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट क्या कहता है कि जो भी बंगाल आर्मी के अंदर न्यू रिक्रूटमेंट होगी, उसके अंदर जो भी इंसान सर्विस देगा, अगर ज़रूरत पड़ती है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि उनको कहीं बाहर के देश में आर्मी लगानी है अपनी, तो इन सोल्जर्स के लिए वहाँ जाना क्या है, कंपलसरी है। ये मना नहीं कर सकते कि हम आउट ऑफ इंडिया नहीं जाएंगे, आउट ऑफ इंडिया कोई भी लड़ाई होगी तो हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये मना नहीं कर सकते। इस एक्ट के अंदर इसे कंपलसरी बना दिया था कि अगर गवर्नमेंट को आपकी ज़रूरत होगी आउट ऑफ इंडिया किसी लड़ाई में, देन आपको जाना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। तो यही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन की गई है। इन 1856 लॉर्ड कैनिंग्स गवर्नमेंट passed the General Service Enlistment Act, which decreed that all future recruits to the Bengal Army would have to give an undertaking to serve anywhere their service might be required by the government, right। अब हमें पता है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, हिंदू रिलीजन के अंदर ये बोला जाता था कि अगर आप सी क्रॉस करते हो, आप आउट ऑफ मतलब अगर आप समुद्र पार जाते हो तो आपका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा, लाइक आपका जो धर्म है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ एक मान्यता थी उस टाइम पे, इस वजह से लोग नहीं जाना चाहते थे। लेकिन इस एक्ट के अंदर इसे कंपल्सरी बना दिया था कि आपको जाना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट आपको बुलाती है तो। दिस कोज रिसेंटमेंट, अब ऑब्वियस था रिसेंटमेंट तो होना था। द इंडियन सिपाहीज वॉज इक्वली अनहैप्पी विथ इज एमोलमेंट्स कंपेयर टू द ब्रिटिश काउंटर पार्ट। अब इनको जो एमोलमेंट्स मिलते थे, जो पैसे वैसे मिलते थे भाई, वो भी क्या थे, ब्रिटिश, इनके जो ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स हैं उनसे कम मिलते थे, यानी जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स सिपाहीज थे, उनसे कम इनको मिलता था। अ मोर इमीडिएट कोज ऑफ द सिपाही डिससेटिस्फैक्शन वाज द ऑर्डर दैट दे वुड नॉट बी गिवन द फॉरेन सर्विस अलाउंसेस। यानी जैसे अब
क्या होता था कि अगर कहीं बाहर जाओ तो कुछ सर्विस अलाउंसेस मिलते थे, भत्ता मिलता था। लेकिन क्या बोला गया कि इनको कोई भी भत्ता नहीं मिलेगा, इनको कोई भी फॉरेन सर्विस अलाउंसेस नहीं मिलेंगे when serving in Sindh or Punjab. The annexation of Awadh, home of many of the सिपाहीज, further inflamed their feelings. जब अवध को एनेक्स कर लिया गया था तो उसकी वजह से भी इनकी जो फीलिंग्स थी वो हर्ट हुई और रिसेंटमेंट और बढ़ता गया। द इंडियन सिपाहीज वॉज मेड टू फील अ सबऑर्डिनेट। इन्हें क्या फील करवाया जाता था कि ये सबऑर्डिनेट है और इनको कोई भी प्रमोशन वगैरह में या प्रिविलेजेस वगैरह नहीं दी जाती थी, राइट। जस्ट सपोज़ कि एक इंडियन सोल्जर है, वो एक सिपाही की रैंक पे लगा है, देन सिपाही से वो कभी भी इंस्पेक्टर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उनको प्रमोशन अलाउ ही नहीं करते थे। और वही जो है एक ब्रिटिशर है, वो सिपाही की रैंक पे लगा है, तो वो विद इन नेक्स्ट 2-4 ईयर वो क्या प्रमोट हो जाता था इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, राइट। तो यहाँ पे भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। फिर